दिल दहला देने वाले घिनौने पहलगाम के हमले ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। मैं यहाँ इस हमले की कड़ी निंदा करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ ये बताने कि आज देश को आपकी, मेरी और हम सबकी ज़रूरत कहाँ पर है। और ये मैं आपको तभी समझा पाऊंगा जब हम पर्दे के पीछे की असलियत को बेनकाब करके समझेंगे आज। आपने शायद पढ़ा होगा कि जिन टेररिस्ट ने ये घिनौना हमला किया वो अपने साथ कैमरास कैरी कर रहे थे, वारदात को रिकॉर्ड कर रहे थे। इसके अलावा वो वेन्यू की रेकी को 1-2 दिन पहले ही करके जा चुके थे। और इन 7 लोगों की टीम में 3 लोकल टेररिस्ट शामिल थे। पिछले 2 साल की इंडियन एजेंसीज की रिपोर्ट्स ये मेंशन करती हैं कि ये पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज में काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अभी आने वाले टेररिस्ट मदरसा छाप फिदाइन अटैकर्स नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल कमांडो से ट्रेन टेररिस्ट हैं, जो हफ्तों तक जंगल्स में सरवाइव कर सकते हैं, वेल इक्विप्ड हैं, इनके पास चाइनीज इंटेलिजेंट ग्रेड इक्विपमेंट भी मिल रहे हैं। और फोर्सेस के लिए इनको ट्रैक करना या इनकी इंटेलिजेंस गैदर करना एक मेजर चैलेंज बन चुका है। वहीं इनके हैंडलर्स प्रॉपर बैक एंड कंट्रोल रूम से इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे ये हर बार लीथल बनते जा रहे हैं। ऐसे में इन ट्रेंड आतंकवादियों के पास लोकल गाइडेंस होने के बाद एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर लोगों का रिलीजन आइडेंटिफाई करना महज एक फॉर्मेलिटी है। ये लोगों से कलमा पढ़ने को बोलना या खतना चेक करना, ये इसलिए नहीं क्योंकि ये रिलीजन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। एक हिंदू को पहचानना इनकी टीम के लिए बाएं हाथ का खेल था। इनकी टीम में 3 कश्मीरी टेररिस्ट शामिल थे। उनके लिए हिंदुओं को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं था। ऊपर से जिन महिलाओं ने इनसे ये कहा कि मेरे पति को मार दिया तो उसके साथ मुझे भी मार दो, तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। बच्चों को भी छोड़ दिया। क्यों? ताकि वो मीडिया में जाकर स्पेसिफिकली बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ है। बच्चों को और महिलाओं को भी अगर ये मार देते तो एग्जैक्टली क्या हुआ ये बताता कौन? ये आइडेंटिफिकेशन के साइन नहीं, ये हरकत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का साइन है, जिसके पीछे का मकसद हम अभी समझने जा रहे हैं। ये हमले की टेक्निकल डिटेल साफ कर देती हैं कि किसी छोटी-मोटी टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के बस का ये खेल नहीं था। ये हमला पाकिस्तान की आर्मी के बोर्ड रूम्स में डिजाइंड एक हमला है। पाकिस्तान का कश्मीरी राग अब दुनिया में कोई नहीं सुन रहा है। उनकी सपोर्ट कश्मीर से ऑलरेडी जानी शुरू हो चुकी है। ऊपर से बलूचिस्तान का सेपरेटिज्म, तालिबान के साथ खटक, टीटीपी बीएलए के कंटिन्यूस हमले। पाकिस्तान आर्मी के पास अब सर्वाइवल का एक ही रास्ता बचा है, वो है कश्मीर को किसी तरह अनस्टेबल बनाना। कश्मीर अनस्टेबल बनेगा तब जाकर पाकिस्तान को दुनिया में कोई पूछने लगेगा और पाकिस्तान को कोई रोल मिलेगा। तो ये मैं वो कारण आपसे शेयर कर रहा हूँ जिस वजह से कश्मीर में पाकिस्तान के लिए ये हमला करवाना उसे लाजमी लग रहा था। दूसरा कारण है भारत की कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना और मुस्लिम देशों को कन्विंस करना कि देखो भारत में मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। अगर भारत की डिप्लोमेटिक टाइज बिगड़ जाएंगी तो उससे फायदा पाकिस्तान को। तीसरा कारण है कश्मीर और इंडिया के बीच में दूरियां पैदा करना, ताकि कश्मीरी अवाम भारत की जगह पाकिस्तान को फेवर करना शुरू करे। इसलिए इस हमले में साइकोलॉजिकल मैसेजिंग करके दिखाया गया कि देखो हिंदुओं को मारा गया और मुस्लिम्स को छोड़ा गया, ताकि भारत में कम्युनल टेंशन्स भड़कनी स्टार्ट हों। जब ये महिलाएं और बच्चे जाकर मीडिया में बताएं तो हिंदुओं का खून खौल जाए, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल एज पर आ जाएं और इस हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बीच कश्मीरी मुसलमान इस जलती आग में पाकिस्तान को फेवर करने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे 1990 में पाकिस्तान के कश्मीर में क्रिएटेड माहौल से कश्मीरी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो क्या पाकिस्तान की ये साजिश कामयाब हो रही है? पहले समझ लेते हैं कि इस प्लान में और क्या-क्या शामिल है और क्या-क्या बचा हुआ है। 2019 के पुलवामा अटैक और उसके बाद आए इंडियन रिस्पॉन्स को पाकिस्तान ने बड़ी गहराई से समझकर अपना इस बार का ये प्लान रेडी किया है। और प्लान में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और चाइना उसका साथ दे रहे हैं। सबसे पहले जनवरी में तो ये क्लियर हो चुका था कि भारत में वक्फ अमेंडमेंट बिल बजट सेशन में आने वाला है और इसमें भारत की ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस प्रोटेस्ट जरूर करवाएंगे। इसलिए पाकिस्तान ने वो टाइम चूज किया जब लोहा पहले से ही गर्म था। इसलिए पिछले 2 मंथ से ये भी न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट ने इन्फिल्ट्रेट किया है, जो किसी मेजर हमले की आशंका के बारे में बता रहे थे। और इसमें हमस का भी रोल साथ साथ में सामने आ रहा था कि इनकी ट्रेनिंग में हमस का भी रोल है और ये हमस की तरह अटैक करने के लिए इन टेररिस्ट को भेजा गया है।
लेकिन कोई भी मेजर अटैक पिछले 2 महीने से भारत में देखने को नहीं मिल रहा। जो छोटे मोटे अटैक हो भी रहे थे वो जम्मू रीजन में हो रहे थे, और ये इसलिए जम्मू रीजन में करवाए जा रहे थे ताकि इंडियन फोर्सेस का और इंडियन इंटेलिजेंस का ध्यान कश्मीर से हटकर बिल्कुल जम्मू की तरफ ही रहे। जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ उसके बाद पहला हमला जो करवाया गया वो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में। आपको याद होगा नागपुर में हुई वायलेंस में भी बांग्लादेश का ही नाम सामने आया। बांग्लादेश की सीमा पर लगे मुर्शिदाबाद में दंगे करवाने का प्लान डेफिनेटली कम्युनल टेंशन्स को भड़काने का पहला स्टेप तो था ही, और ये इंडियन इंटेलिजेंस का ध्यान भटकाने का भी एक तरीका था ताकि इंडियन इंटेलिजेंस का ध्यान पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो और ये इन्फिल्ट्रेटेड टेररिस्ट इजीली अपनी मूवमेंट कश्मीर रीजन की तरफ कर सके। फिर आया आसिम मुनीर का बयान टू नेशन थ्योरी को लेकर कि हम हिंदुओं से अलग हैं। ये हुआ दंगों से जस्ट थोड़ा सा बाद में ताकि जो जख्म अभी सूखे नहीं है उनके ऊपर मलहम लगाया जा सके, हिंदुओं को 1947 के डायरेक्ट एक्शन डे अच्छे से याद करवाए जा सके। जो उस टाइम पे रोल मोहम्मद अली जिन्ना ने अदा किया था वो इस टाइम आसिम मुनीर रोल अदा कर रहे हैं। और भारत में कम्युनल फ्लेयर्स इतनी भड़कनी शुरू हो जाएं, उंगलियां इतनी उठनी शुरू हो जाएं कि बात पूरे देश की कम्युनिटीज को डिवाइड करने पर आ जाए। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया गया इस कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा मास्टर प्लान ऑपरेशन कश्मीर, जहां पर एज प्लान्ड हिंदू टेररिस्ट पर चुन चुनकर उनकी फैमिली के सामने उनको मारा जाना था। एक ऐसा इवेंट जो ऑब्वियसली हमस टाइप इवेंट को भी सिमुलेट करता है, और ये पाकिस्तान के सारे प्लान्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ाता है, कश्मीर इंडिया में डिवीजन क्रिएट करता है, और कश्मीर को एक अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट का दर्जा वापस दिलाता है। इसके अलावा ये प्लान कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री का भी धंधा समाप्त कर देता है, जिससे कश्मीर की बढ़ती बेरोजगारी कश्मीरी सेपरेटिज्म लीडर्स को वापस जिंदा करने की कगार पर ला सकती है। यहां तक मैंने आपको समझाया कि पाकिस्तान का ये प्लान अब तक कैसे अनफोल्ड हुआ है। इसके बाद के लिए भी पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा, इंडिया का रिएक्शन कैसे आएगा और फिर उसके बाद क्या क्या करना है। पाकिस्तान की एंटिसिपेशन 2019 के भारत के रिस्पॉन्स से आती है कि इंडिया यहाँ कोई ना कोई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन ट्राई जरूर करेगा और इन टेररिस्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। इसी तैयारी में पाकिस्तान ने टेररिस्ट को अब तक छुपाना शुरू ऑलरेडी कर दिया है जब तक के लिए बॉर्डर टेंशन खत्म नहीं हो जाती। पर ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट पर इस अटैक के बाद इंटरनल प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ और करने की कोशिश ज़रूर करेगी। कोई ना कोई छोटी वॉर ज़रूर स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए भी पाकिस्तान ने कुछ तैयारी कर रखी है। आइए पाकिस्तान के एक्शन से ही समझते हैं कि पाकिस्तान की तैयारी यहाँ पर किस चीज़ की है। आपने पढ़ा होगा कि पहले मौके पे ही सबसे पहले पाकिस्तान ने शिमला अकॉर्ड कैंसिल कर दिया। शिमला अकॉर्ड एलओसी को एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता है। इस ट्रीटी को कैंसिल करने का मतलब है एलओसी अब मीनिंगलेस हो जाती है और कोई भी इसके स्टेटस को अब चेंज कर सकता है। अब दुनिया का कोई भी समझदार इंसान ये बता देगा कि इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, वेल इक्विप्ड है। तो ये मूव तो इंडिया को ही बेनिफिट करेगा। फिर ऐसी बेवकूफ़ी क्यों? अपने दुश्मन को कभी पूरा बेवकूफ़ नहीं समझते। ये एक एंटाइसिंग यानी कि लालच में फंसाने का तरीका है। पाकिस्तान पूरी की पूरी वॉर कश्मीर में ही चाहता है ताकि हो ना हो इंटरनेशनल मीडिया के नाम पे सिर्फ कश्मीर का ही नाम आए कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर एट वॉर इन कश्मीर। एग्जैक्टली यही पाकिस्तान सुनना चाहता है। ये स्ट्रेटजी कश्मीर को एक अनस्टेबल रीजन या डिस्प्यूटेड टेरिटरी का दर्जा देने की स्ट्रेटजी है। इंडिया के क्लेम को ये चैलेंज करती है कि कश्मीर अब एक पीसफुल टेरिटरी बन चुका है और ये ग्रो कर रहा है। ये इंडिया के इस स्टैंस को ह्यूमिलेट करती है और कश्मीरीज को सजा देती है कि वो इंडिया को क्यों चूज करने लगे। पर अब आप सोच रहे होगे ठीक है ये उनका प्लान हो सकता है पाकिस्तान का, पर इंडिया की मिलिट्री तो बेटर तो है ही। हम क्रॉस कर सकते हैं एलओसी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इजीली उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। ये भी पाकिस्तान ने सोचा होगा कि इंडिया इस स्ट्रेटजी पर जरूर आएगा। पाकिस्तान ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बड़े अच्छे से स्टडी किया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर मिलिट्री कब्जा करना एक लंबी लड़ाई में बदला जा सकता है, जैसे यूक्रेन ने रशियन इन्वेजन को लंबी लड़ाई में तब्दील कर दिया। अगर पाकिस्तान अपना पूरा जोर लगा देगा तो ये कई मंथ्स की लड़ाई में बदल जाएगा। उसके बीच पाकिस्तान के पास अपना सबसे बड़ा हथियार यूज करने का मौका आ जाएगा,
और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है प्रोपेगेंडा और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। पाकिस्तान यहाँ प्रोपेगेंडा और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से दुनिया को मजबूर करेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी तरह रुकवाओ। दो न्यूक्लियर पावर्स लड़ाई कर रही हैं, किसी तरह इसको रोक दीजिए। फिर लोग यानी कि वर्ल्ड के बाकी लीडर्स या बाकी कंट्रीज यहाँ आएंगे और सीज फायर के लिए दोनों कंट्रीज को पुश करेंगे और दोनों कंट्रीज को स्टेटस को पर वापस जाने के लिए भी मजबूर करेंगे। बस ना इंडिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मिलेगा और कश्मीर एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर फिर से फेमस हो जाएगा और फ्यूचर में टेररिस्ट का कारण डेफिनेटली जिंदा हो जाएगा। ये है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी। इसलिए अपने आपने देखा होगा कि भारत के इंडस वाटर को रोकने पर भी पाकिस्तान ने इसको फुल स्केल वॉर की धमकी दे दी। बस कश्मीर में कैसे भी करके पाकिस्तान को लड़ाई लड़नी ही है ताकि कश्मीर अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट में किसी तरीके से बदल जाए और बाद में इंडिया के अगर कोई एक्शंस होते हैं तो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा से इंडिया को सीज फायर के लिए मजबूर करना है। बस इसी में पाकिस्तान के सारे काम हो जाते हैं। ये है पाकिस्तान का कंप्लीट प्लान, एग्जैक्टली वो प्लान जो पाकिस्तान यहाँ पर चाहता है और करवाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। आप देख पाएंगे कि ऑलरेडी कुछ कंट्रीज को पाकिस्तान ने मेडिएशन के लिए मनाना स्टार्ट कर दिया है और चाइना बांग्लादेश तो है ही बाद में पाकिस्तान को फुली सपोर्ट करने के लिए। तो पाकिस्तान का प्लान अब हम समझ चुके हैं। भारत को इस प्लान को कैसे काउंटर करना है, हमें इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है और अपने दुश्मन को कैसे मात देनी है, ये अब हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये वो टाइम है जब वॉर को इंडिया के ऊपर थोपा जा रहा है। जैसे महाभारत में पांडवों के सामने ऐसी स्थिति पैदा हुई थी कि ना चाहते हुए भी उनको रणभूमि में जाना ही पड़ा। तो अब इस चक्रव्यूह में हमने घुसना तो होगा ही, लेकिन अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की तरह। तो इस बार ये 2019 नहीं है कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से शांत कर दिया और बात बन जाएगी। इस बार भारत के पास लंबी स्ट्रेटजी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वैसे 2019 से भारत बिल्कुल शांत बैठा है ऐसा बिल्कुल नहीं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और अननोन गनमैन का पाकिस्तान में कहर ये सबूत देते हैं कि इंडिया हाथ पे हाथ रख के बिल्कुल नहीं बैठा हुआ, लेकिन अब उससे कहीं ज्यादा करने का समय आ चुका है। अब गेम का लेवल हमें इतना बढ़ाना होगा कि पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। अब हमें यहाँ से जान लेना चाहिए कि असली दुश्मन पाकिस्तान के फुट सोल्जर्स ये टेररिस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की हाई कमांड है। तो भारत की रणनीति अब उसी हिसाब से बनाने की जरूरत है। सबसे पहले तो इंडिया को पाकिस्तान कश्मीर में एलओसी पर बार बार उकसाएगा। किसी एक मूवमेंट पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वॉर में कन्वर्ट जरूर होगी। इस फ्रंट पर इंडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री का या तो बिना मेजर एस्केलेशन के बॉर्डर पर ही उसको थकाना होगा ताकि एक तो पाकिस्तान का एमुनिशन खत्म हो और पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा का रीजन ही ना मिल पाए। पाकिस्तान यहाँ एस्केलेशन के लिए भारत को उकसाएगा ताकि फर्स्ट चांस पे ही दुनिया के सामने लेट जाए कि देखिए सीज फायर करवा दीजिए, हम दो न्यूक्लियर नेशंस हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और भारत को रुकवाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को अब डिफेंस ही करते रहना है और ऑफेंस बिल्कुल नहीं करनी। नहीं, एस्केलेशन के लिए भारत को दूसरे फ्रंट्स प्रेफर करने ज़्यादा फायदे देंगे, जैसे नेवल फ्रंट, सदर्न बॉर्डर्स पर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीप एरियल मिशंस। बहुत सारे फ्रंट्स पर एक साथ पाकिस्तान के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का नाम ले लेगी। तीसरा है चिनाब और झेलम को वेपन्स में कंटिन्यूसली कन्वर्ट करके रखना। एक ऐसी वॉर जो इंडिया ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और एक ऐसी वॉर जो आज तक दुनिया में देखी नहीं। पानी कहाँ कम करना है और कहाँ बढ़ाना है ये इंडिया जब डिसाइड करेगा तो नुकसान कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान उसको कई साल तक संभाल नहीं पाएगा। इसके अलावा इंडिया को अब मोसाद स्टाइल अपने कोवर्ट ऑपरेशंस का लेवल टेररिस्ट से बढ़ाकर हाई प्रोफाइल आर्मी टारगेट्स पर लाने का टाइम आ चुका है। चाहे ये आसान ना हो, लेकिन घिनौने अपराधी की सजा भी छोटी नहीं हो सकती। चौथा है बलूचिस्तान में अब ना सिर्फ अटैक्स की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए बल्कि पाकिस्तान के इस प्रोविंस की फ्रीडम मूवमेंट को अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवाने का टाइम आ गया है ताकि आसिम मुनीर का अगला भाषण अब टू नेशन नहीं बल्कि फोर नेशन थ्योरी की बात करने लगे। इसमें भारत को तालिबान की भी पूरी सपोर्ट जरूर मिलेगी।
पाकिस्तान की तालिबान पर कुछ महीने पहले की गई एयर स्ट्राइक्स तालिबान अब तक भूला नहीं। इसके अलावा भारत की आर्म्ड फोर्सेस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कंटिन्यूअसली वॉर में लगातार एलओसी को पीछे धकेल सकती है। बट ऑफ कोर्स कोई भी वॉर बिना कॉस्ट के नहीं आती। इंडिया पर इस टाइम ना सिर्फ पूरी दुनिया का प्रेशर आएगा कि सीज फायर करो, बल्कि हमारे बहुत सारे आर्मी के जवान जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। वैसे भी टेररिस्ट अटैक में हमारे सैनिक वीर गति को तो प्राप्त होते ही आ रहे हैं, और पाकिस्तान का ये टेररिज्म रुकने वाला है तो है। पाकिस्तान इंडिया की कई इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा, जिसमें हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है। हमने आर्म फोर्सेस के एक्शन प्लान्स की बात तो कर ली, लेकिन दुनिया की कोई भी लड़ाई मिलिट्री अकेले नहीं जीत सकती, जब तक कि उस देश के लोग एकजुट होकर अपनी आर्म फोर्सेस के साथ ना खड़े। इस टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना मिलकर भारत को अनस्टेबल करने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। हो सकता है आपको भारत में फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट देखने को मिले कि इंडिया शुड स्टॉप दिस वॉर, जैसे इसराइल और रशिया के साथ हुआ था। हो सकता है आपको फिर से कोई इंटरनल घटना सुनने को मिले जिससे इंडिया में कम्युनल टेंशन सुपर हाई हो जाए, जैसे नागपुर और मुर्शिदाबाद वायलेंस में हुआ। देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना पूरा जोर लगाने वाले हैं। ये वो फैब्रिक है, अगर ये टूट गया तो आर्मी के लिए बाहर की ये वॉर जीतनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं खुद से ये वादा करें कि जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रखें, ताकि देश के सबसे बड़े दुश्मन को निपटाया जा सके। दूसरी बात जो आपको और मुझे समझनी है वो है, इस टाइम बहुत सारे डीप स्टेट फंडेड मीडिया आउटलेट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कभी इंडियन एजेंसीज के इंटेलिजेंस फेलियर्स को हाईलाइट करेंगे, और कभी फ्यूचर में वॉर को लेकर सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंस लैब्स तो पहलगाम हमले में पहले ही गवर्नमेंट कबूल कर चुकी है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर्स पूरी दुनिया की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एम्बेडेड पार्ट है। यूएसए अपने बॉर्डर्स ड्रग से आज तक सिक्योर नहीं कर पाया। यूरोप इलीगल माइग्रेंट्स की कितनी वेव्स को रोकने में असफल रहा है। यूक्रेन ने कई बार रशिया के अंदर जाके स्ट्राइक्स की हैं और रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मात दी है। और सबसे मेन 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के अंदर हुआ हमस अटैक बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर का ही एक सबूत है। इंटेलिजेंस एक 100% एफिशिएंट मैकेनिज्म कभी नहीं हो सकता। अगर दुनिया की इंटेलिजेंस इतनी सॉलिड होती तो कोविड-19 चाइना से बाहर कभी भी नहीं आ पाती। और रही बात गवर्नमेंट को उसके फेलियर्स के लिए पब्लिकली क्रिटिसाइज करने की, तो आपको और मुझे अगले इलेक्शन से पहले एम्पल टाइम मिलेगा सरकार को घेरने के लिए, उसके फेलियर्स के लिए उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन आज उन चीज़ों के लिए सही टाइम नहीं है। आज हमें अपनी आर्म फोर्सेस के पीछे खड़े होना है, चाहे हमें प्रशासन से कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, ताकि देश की सुरक्षा के गोल्स को अचीव करने के लिए हमारी आर्म फोर्सेस को का मोराल हमेशा हाई रहे। वैसे ऐसी गलती हम 2019 में ऑलरेडी कर चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में वो ये कहते हुए नजर आए कि इंडिया ने 2019 में बालाकोट में कोई एयर स्ट्राइक ही नहीं की, और उन्होंने साथ में बोला कि इंडिया की मीडिया इस चीज़ को प्रूफ ऑलरेडी दे चुकी है। अब आप खुद सोचिए कि दुनिया में बड़े बड़े थिंक टैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं और पेपर्स भी पब्लिश करते हैं। बहुत सारे थिंक टैंक्स हैप्पीनेस इंडेक्स या हंगर इंडेक्स में इंडिया को पैलेस्टीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी नीचे रखते हैं, जहां हालत इंडिया से कहीं ज़्यादा खराब है। उन इंस्टीट्यूट्स ने भी आज तक पाकिस्तान की इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक नहीं किए थे, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस इसको प्रूव कर चुकी हैं कि एयर स्ट्राइक हुए थे। इसलिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के पास अपनी बात के लिए कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था तो सिर्फ इंडियन मीडिया का रेफरेंस, कि इंडिया की मीडिया तो ये ऑलरेडी मान चुकी है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे इंटरनल डिफरेंसेस नेशनल इंटरेस्ट के बीच में आ जाते हैं। हमारे लीडर्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान से भी आगे निकल जाते हैं, और फायदा हमारे दुश्मन ही उठाते हैं। आप समझ सकते हैं हमारी एक बेवकूफ़ी हमारे देश का नाम कितना खराब कर सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी असली दुश्मन को ठीक से पहचानें, उस दुश्मन को जिसने पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट को घिनौने तरीके से मरवाया है, और दुश्मन के सर्वनाश के लिए अपनी फोर्सेस के बैक
बनकर खड़े हो जाएं, ना कि अपने दुश्मन की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के टैक्टिक को आसानी से उसका शिकार बन जाए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी घिनौनी हरकतों को रोकने में सफल हो पाएँ और अपना इसमें रोल अदा कर पाएँ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान के इस चक्रव्यूह को भारत कैसे तोड़ सकता है। जय हिंद।